क्लियर। एक बार पूछा गया था ये जो प्लाज्मोडियम का जो संक्रमित अवस्था होती है हमारे शरीर में किस रूप में प्रवेश करती है, तो मानव में इसका संक्रमित रूप क्या होता है, स्पोरोजोइट। कौन सी अवस्था होती है, स्पोरोजोइट। और जनरली तौर पर हमारे शरीर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मादा एनाफ्लिज के शरीर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर। यह हो गया आप लोगों का मलेरिया रोग, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, इसका प्रिवेंशन क्या है, यदि आपको मलेरिया रोग से बचना है तो आपको मच्छर से बचना पड़ेगा, ठीक है। और मच्छर से बचना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना पड़ेगा, आपको हमेशा मच्छरदानी लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। एकदम ताजी भोजन, ताजी जल का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, तब आप मलेरिया से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। ट्रीटमेंट, यदि मान लो मलेरिया हो गया तो जनरली तौर पर कहना चाहिए मलेरिया के लिए कौन से मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, पहले क्विनैन का प्रयोग किया जाता है, आजकल क्विनैन काम नहीं करता है। फिर बाद में कहना चाहिए क्लोरोक्विन आया, ये भी आजकल काम नहीं करता है, ठीक है। तो आजकल कहना चाहिए रेपिटर नामक के इंजेक्शन आता है, इनका उपयोग किया जाता है। आगे चलकर कहना चाहिए 2-4 सालों में ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम होता है इनसे बचने का अपना उपाय बना लेते हैं, जिससे प्रथम पीढ़ी का दवाई मेडिसिन काम नहीं करता है तो सेकंड पीढ़ी का लाया जाता है, थर्ड पीढ़ी का लाया जाता है, फोर्थ पीढ़ी का लाया जाता है, फिफ्थ पीढ़ी का लाया जाता है, ठीक है जी। तो ये कहना चाहिए प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है। ये हो गया आप लोगों का मलेरिया, क्लियर। आगे है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में दूसरा रोग का नाम है उसमें पेचिस का, डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री या फिर अमीबियासिस। ये जो कहना चाहिए पेचिस है, इसको इंग्लिश में आप अमीबिक डिसेंट्री या फिर अमीबियासिस नाम से जानेंगे, ठीक है। और ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, आपको कारक को जानना पड़ेगा, प्रोटोजोआ का नाम जानना पड़ेगा। जैसे ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम। ये पेचिस कहना चाहिए किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, नाम है इसका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसके कहना चाहिए प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एक प्रोटोजोआ है। ये कहाँ पाई जाती है, ये वास्तव में हमारी बड़ी आंत में ही पाई जाती है, ठीक है जी। हमारा जो आहार नाल का भाग होता है, छोटी आंत के बाद क्या होती है, बड़ी आंत होती है। एक बार पूछा गया था बड़ी आंत में ये किस लेयर में पाई जाती है, नीट में आया। ये बड़ी आंत जो छोटी आंत है उसमें 4 लेयर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, वेस्कुलरिस और सीरोसा, ठीक है। ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में पाई जाती है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में पाई जाती है, ठीक है। जनरली तौर पर ये हमारे आहार नाल में तो होती है बड़ी आंत में, लेकिन पेचिस नहीं होता है। ये कहना चाहिए कभी कभी बड़ी आंत में जो सेल्स होती है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है और ये हिस्टोलाइटिक एंजाइम का भी निर्माण करता है, हिस्टोलाइटिक एंजाइम का भी निर्माण करता है। तो जनरली तौर पर ये हमारे बड़ी आंत में है, लेकिन पेचिस नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कभी कहना चाहिए ये बड़ी आंत की कोशिकाओं को भोजन के रूप में ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। जब ये भोजन के रूप में ग्रहण करना प्रारंभ कर देगा तो हमारी बड़ी आंत में क्या पैदा हो जाती है, अल्सर हो जाती है, मतलब छोटे छोटे फोड़े फुंसी हो जाती है। और ये अल्सर आगे चलकर कहना चाहिए जब फूटती है तो इसको फूटने के बाद कहना चाहिए ब्लड का निर्माण होता है, मतलब रक्त उसमें स्रावित होता है, जो कहना चाहिए शौच के रूप में बाहर निकलता है। पेचिस का लक्षण क्या होता है, बार बार शौच जाना। यदि कोई व्यक्ति हर घंटे या आधा घंटे या एक दिन में 10 बार 15 बार जाता है तब उस व्यक्ति को कौन सा रोग हो गया, पेचिस हो गया। क्लियर। ये किसके कारण होता है, एंट अमीबा
हिस्टोलाइटिका के कारण। ये बड़ी आंत में पाई जाती है। बड़ी आंत की सेल्स को भोजन के रूप में ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण वहां पर अल्सर होगा और अल्सर के फूटने के बाद सांस के साथ में क्या जाने लगता है, ब्लड जाने लगता है। क्लियर? ये आपका क्या हो गया, डिसेंट्री। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन में क्या है भाई, आपको इनसे क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, मतलब आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना पड़ेगा। ठीक है। ट्रीटमेंट के अंतर्गत कोई भी एंटीबायोटिक्स को दिया जा सकता है, जनरली तौर पर एरिथ्रोमाइसिन को या फिर मेट्रोनिडाजोल को भी दिया जा सकता है। क्लियर? उसके बाद केवल आपके पुस्तक में इन दोनों रोगों का अध्ययन किया गया है, तो इधर तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूं। पायरिया, पायरिया क्या है, ये दांत संबंधी रोग है। ठीक है, तो यहां पर मैं दो प्रोटोजोआ का नाम बता रहा हूं। एक होता है एंड अमीबा जिंजीवेलिस और एक होता है ट्राइकोमोनास स्टिनेक्स। ट्राइकोमोनास स्टिनेक्स। ठीक है। पायरिया मतलब माउथ में दुर्गंध आना, माउथ से दुर्गंध आना पायरिया है। तो वास्तव में पायरिया होता किसके कारण है, ट्राइकोमोनास स्टिनेक्स के कारण होता है। ट्राइकोमोनास स्टिनेक्स के कारण होता है पायरिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि एंड अमीबा जिंजीवेलिस, एंड अमीबा जिंजीवेलिस ये हमारे दांत में परजीवी के रूप में पाई जाती है। दांत में परजीवी के रूप में पाई जाती है और पायरिया में मवाद उत्पन्न करती है। पायरिया में मवाद उत्पन्न करती है, लेकिन पायरिया एंड अमीबा जिंजीवेलिस से नहीं होता है। पायरिया किससे होती है, ट्राइकोमोनास स्टिनेक्स से होती है। क्लियर? आगे है डायरिया। डायरिया मतलब दस्त। डायरिया किससे संबंधित है, दस्त से संबंधित है। क्लियर? तो डायरिया होता है जियार्डिया नामक जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस या फिर इसमें जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस। जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस ये क्या है, ये प्रोटोजोआ का नाम है। क्या है ये, एक प्रोटोजोआ का नाम है। ठीक है जी। तो ये जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस नामक जो प्रोटोजोआ होता है, ये भी बड़ी आंत में ही पाई जाती है। कहां पाई जाती है, बड़ी आंत में ही पाई जाती है और इनसे क्या रोग होता है, डायरिया हो जाता है। क्लियर? आगे है उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस। आगे है स्लीपिंग सिकनेस। ये रोग होता है ट्रिपेनोसोमा। ये रोग होता है ट्रिपेनोसोमा गेम्बिएंस नामक प्रोटोजोआ के कारण। एक प्रोटोजोआ का नाम याद रख लेंगे आप लोग, ट्रिपेनोसोमा गेम्बिएंस। ट्रिपेनोसोमा गेम्बिएंस। ये जो ट्रिपेनोसोमा गेम्बिएंस है, ये एक मच्छर, ये कहना चाहिए एक मक्खी का नाम है सेक्सी फ्लाई। एक मक्खी का नाम होता है सेक्सी फ्लाई। इनके माउथ में, सेक्सी फ्लाई के माउथ में ट्रिपेनोसोमा गेम्बिएंस नामक प्रोटोजोआ पाई जाती है। ठीक है। तो इस ट्रिपेनोसोमा गेम्बिएंस से कौन सा रोग हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग। ये अफ्रीका में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इसको अफ्रीकन निद्रा रोग कहा जाता है। इसमें नींद आती है। मतलब ये जो ट्रिपेनोसोमा गेम्बिएंस होता है, ब्रेन के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लड को अटैक करता है। ब्रेन में कौन सी द्रव भरी रहती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लड। उस द्रव को क्या करती है, ये प्रभावित करती है, जिसके कारण व्यक्ति को नींद आने लगता है। ठीक है। तो इसको कहा जाता है निद्रा रोग।
एक और है काला अजार। काला अजार, ये प्रोटोजोआ का नाम याद रख लेंगे, लिस्मेनिया डोनोनी। लिस्मेनिया डोनोवेनी, लिस्मेनिया डोनोवेनी। ये भी कहने चाहिए एक मक्खी है, उसके मौत में पाई जाती है। ठीक है जी, लिस्मेनिया डोनोवेनी। ठीक है, सैंड फ्लाई एक मक्खी का नाम है, सैंड फ्लाई। इस मक्खी के कहने की मौत भी ये पाई जाती है और इनसे कहने चाहिए क्या रोग हो जाता है, काला अजार नामक रोग हो जाता है। क्लियर। आगे है ट्राइकोमोनियासिस, इसके प्रोटोजोआ का नाम होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, ये जो ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस है, इनसे कौन सा रोग होता है, ट्राइकोमोनियासिस। ये केवल कहना चाहिए फीमेल में होती है, मेल में नहीं होता है। और ये फीमेल के कौन से आर्गन में होती है, जनन अंग में होती है, मतलब वेजाइना में होती है। ठीक है, इस रोग के लक्षण होते हैं फीमेल के वेजाइना में जलन एवं खुजली होती है, जलन एवं खुजली होती है। और आगे चलकर इसमें एक सफेद सफेद कहना चाहिए झाग भी निकलती है। ठीक है, ये ट्राइकोमोनियासिस है। प्रोटोजोआ का नाम होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ठीक है, तो आपके पाठ्यक्रम में केवल मलेरिया है और पेचिस है, लेकिन कहना चाहिए इन रोगों को भी आपको जानना है, क्योंकि कहना चाहिए नीट में कहां से आएगा ये क्लियर नहीं होता है। ठीक है जी, ये हो गया आप लोगों का प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। क्लियर। आगे अध्ययन करते हैं हेलमिंथिस, मतलब कृमि से होने वाले रोग। ठीक है जी। यहाँ पर पाठ्यक्रम में केवल 2 या 3 रोगों का नाम दिया गया है, तो कृमि से ज्यादा रोगों का अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि अन्य पुस्तक में भी लगभग 3 ही रोगों का नाम रहता है। क्लियर। तो यहाँ पर 3 ही रोग का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला क्या है, फाइलेरियासिस। पहला क्या है, फाइलेरियासिस। इसको हम लोग एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। और दूसरा है एस्केरियासिस, और इसी से संबंधित एक और है टीनियासिस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग मुख्य रूप से 3 रोगों का अध्ययन करेंगे। पहला क्या है, इसको विज्ञान हम लोग बोलते हैं फाइलेरियासिस, और कृमि का नाम होता है फाइलेरियल वार्म। कृमि का नाम होता है फाइलेरियल वार्म, और इनसे जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलेरियासिस। और इस रोग में या फिर जिस व्यक्ति में होता है उसके पैर कैसे दिखाई देते हैं, हाथी के पैर के समान दिखाई देते हैं, जिसके कारण इसका उपनाम क्या है, एलिफेंटियासिस। हिंदी में बोलते हैं इसको हाथी पांव रोग, क्योंकि ये हाथी के पैर के समान हो जाता है। तो हाथी पांव डिसीज, एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस। क्लियर। और कृमि का नाम क्या है, फाइलेरियल
वार्म, लेकिन फाइलेरियल वार्म का कहना चाहिए वास्तविक नाम होता है उचेरेरिया ब्रैंकोफटाई। उचेरेरिया ब्रैंकोफटाई, ठीक है जी। तो यहां पर कहना चाहिए एलिफेंटिएसिस फाइलेरियसिस, ये किस कृमि के कारण होता है? उचेरेरिया ब्रैंकोफटाई। एक प्रकार से कहना चाहिए राउंड वार्म है, गोल कृमि है। क्लियर? अब ये कहना चाहिए उचेरेरिया ब्रैंकोफटाई किसके माउथ में पाई जाती है? ये मच्छर के माउथ में पाई जाती है। मच्छर का नाम होता है क्यूलेक्स। मच्छर का नाम होता है क्यूलेक्स, ठीक है। वैसे मच्छर का कहना चाहिए मुख्य रूप से 3 प्रजाति पाई जाती है। कितने प्रजाति पाई जाती है? 3 प्रजाति। 3 प्रजाति के नाम को मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि 3 प्रजाति होता है, उसमें से एक होता है एनाफ्लीज। ये क्या होता है? एनाफ्लीज। और दूसरा क्या होता है? क्यूलेक्स। और तीसरा क्या होता है? एडिस। एक होता है एनाफ्लीज, दूसरा होता है क्यूलेक्स और तीसरा होता है एडिस, ठीक है जी। इन तीनों को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? जब कहने की जो एनाफ्लीज होती है, तो एनाफ्लीज कहने की मान लो इस दीवार में बैठेगा तो इसका पीछे भाग क्या होता है? उठा हुआ होता है। एनाफ्लीज जो मच्छर है किसी दीवार में बैठती है या ब्लैक बोर्ड में बैठती है तो उसका पीछे भाग क्या रहेगा? ऊपर उठी रहती है। क्लियर? और क्यूलेक्स से कहने की किसी दीवार पर बैठती है तो उसका पीछा भाग उठी हुई नहीं पाई जाती है, वो इस प्रकार से चिपकी हुई पाई जाती है। और एनाफ्लीज में इस प्रकार से उठी हुई पाई जाती है। एडिस। एडिस कहने की जब किसी दीवार में बैठती है तो लगभग कहना चाहिए 90 अंश का कोण बनाती है। मतलब आगे भाग चिपकी हुई, पीछे भाग चिपकी हुई और इस प्रकार से बीच भाग क्या होती है? उठी हुई पाई जाती है। तो लगभग कहने की 90 अंश का कोण बनाती हुई पाई जाती है। ये तीनों मच्छर को कहना चाहिए बैठने की स्थिति पर हम लोग क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। क्लियर? ये जो एनाफ्लीज है ये मुख्य रूप से कौन सा रोग को फैलाने का कार्य करती है? मलेरिया। किस रोग को फैलाती है? मलेरिया। ये जो क्यूलेक्स नामक मच्छर है ये किस रोग को कहना चाहिए फैलाने का कार्य करती है? एलिफेंटिएसिस, मतलब हाथी पांव। और एक होता है इंसेफेलाइटिस, एक होता है इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। ये भी कहना चाहिए क्यूलेक्स नामक मच्छर से ही फैलता है। क्लियर? इंसेफेलाइटिस को आगे चलकर बताऊंगा मैं, ठीक है। ये केवल इंसेफेलाइटिस को क्या करता है? ये फैलाने का कार्य करता है। इनसे होता नहीं है, ये केवल सब फैलाने का कार्य करते हैं, वेक्टर का कार्य करते हैं। एडिस। एडिस से कहना चाहिए जो डेंगू ज्वर होता है और कहना चाहिए चिकनगुनिया होता है, इन दोनों रोगों को क्या करता है? ये फैलाने का कार्य करता है। एनाफ्लीज के माउथ में क्या पाई जाती है? प्लाज्मोडियम। उनसे क्या होगा? मलेरिया। क्यूलेक्स के माउथ में क्या पाया जाएगा? उचेरेरिया ब्रैंकोफटाई। और क्या होगा? एलिफेंटिएसिस। इसके माउथ में एक वायरस पाई जाती है, उस वायरस से क्या होती है? इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस कहा जाता है, चमकीली बुखार कहा जाता है। एडिस। एडिस के माउथ में क्या पाई जाती है? वायरस। और वायरस से क्या होती है? डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है। ये मच्छर की कहना चाहिए 3 प्रजाति है। ये कोई विशेष रूप से आप लोग याद रख लेंगे, ये आपके पुस्तक में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे एलिफेंटिएसिस। ये कहने चाहिए किससे होता है? कृमि के कारण होता है। उचेरेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कृमि ये किसके माउथ में पाई जाती है? क्यूलेक्स नामक मच्छर के माउथ में पाई जाती है। क्लियर? तो ये कहना चाहिए जो कृमि है इस क्यूलेक्स के माध्यम से, जैसे मान लो किसी के शरीर में प्रविष्ट कर गया
तो प्रविष्ट करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से कहां पहुंच जाती है? लिप डक्ट में पहुंच जाती है। किसमें पहुंच जाती है? लिप डक्ट। मतलब लिप का क्या होता है? लसिका का जो नलिका होता है उसमें प्रवेश कर जाती है और लिप डक्ट में जाकर ये हानिकारक उपापचयी पदार्थों का निर्माण करता है। हानिकारक उपापचयी पदार्थों का क्या करता है? ये निर्माण करता है और आगे चलकर इस हानिकारक उपापचयी पदार्थों के कारण जो लिप डक्ट होती है उनकी इंडोथीलियल सेल्स में विभाजन प्रारंभ हो जाता है और इंडोथीलियल सेल्स में जब विभाजन होगा तो यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है और आगे चलकर लिप डक्ट की गुहा को क्या कर देती है? बंद कर देती है, जिससे आगे चलकर पैर में क्या उत्पन्न हो जाती है? लिप डक्ट में क्या पैदा हो जाती है? सूजन आ जाती है। ठीक है, और इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो किसमें बदल जाती है? फाइलेरियोसिस में बदल जाती है। क्लियर? तो ये पैर में ही क्यों होती है? हाथ में क्यों नहीं होती है? इधर शरीर में क्यों नहीं होती है? ठीक है, तो इसका कारण क्या है? जो उल्टेरिया ब्रेनकोकटाई है ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से कहां पहुंच जाती है? बड़ी लिप डक्ट में और उस लिप डक्ट में हानिकारक उपापचयी पदार्थों का क्या करेगा? निर्माण करेगा और इस उपापचयी पदार्थों के कारण लिप डक्ट की इंडोथीलियल सेल्स में विभाजन प्रारंभ हो जाती है और विभाजन के बाद इनकी संख्या बढ़ती है और लिप डक्ट की गुहा को क्या कर देती है? ये बंद कर देती है, जिससे आगे चलकर सूजन आ जाएगा और इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो पैर किसके समान हो जाएगा? हाथी के पैर के समान हो जाएगा, जिससे कौन सा रोग हो जाएगा? एलिफेंटिएसिस। क्लियर? आजकल ये रोग समाप्ति की ओर है, मतलब इसका भी निर्मूलन हो गया है, कभी कभार कहीं होता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि अपने देश में एक फाइलेरियल दिवस मनाया जाता है और उस दिन कहना चाहिए पूरे भारत में स्कूल में इसका जो टेबलेट है उसको फ्री में दिया जाता है। तो हर साल हम लोग कहना चाहिए फाइलेरियोसिस या फिर फाइलेरियल डे होता है, उस दिन टेबलेट को लेते हैं कि ये रोग लगभग क्या हो रहा है? निर्मूलन की ओर। क्लियर? आगे चलकर दो रोग और है, एक है एस्केरियोसिस और एक है टीनियसिस। इनके कहना चाहिए कृमि का नाम होता है एस्केरिस। इसको आप लोग कहने चाहिए 11वीं में भी पढ़े हैं, क्योंकि जब हम लोग कहना चाहिए फाइलम का अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर प्लेटीहेल्मिन्थिस, निमेटहेल्मिन्थिस का अध्ययन किए थे। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस के एक कृमि का नाम होता है एस्केरिस। एक कृमि का नाम होता है एस्केरिस, ये होता है